प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मेरा नाम प्रीतम सिंह शेखावत है। आप इस कक्षा को YouTube चैनल हिंदी विद प्रीतम सिंह शेखावत पर देख रहे हैं। आरपीएससी द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक और स्कूल व्याख्याता हिंदी विषय से भर्ती परीक्षा के लिए हम पाठ्यक्रम को तैयार कर रहे हैं। पाठ्यक्रम को तैयार करते हुए हम साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं। स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक दोनों की प्लेलिस्ट भी मौजूद है चैनल पर, आप उसे देखिएगा। वरिष्ठ अध्यापक और स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा पाठ्यक्रम में साहित्य का इतिहास सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और हिंदी गद्य का उद्भव और विकास हम पढ़ रहे हैं। आज की कक्षा हिंदी गद्य का उद्भव और विकास की भाग 2 है। पिछली कक्षा में हमने हिंदी गद्य और उद्भव का विकास पर बात की। इसी बातचीत को हम आगे बढ़ा रहे हैं। देखना शुरू करिए। कल हमने प्रारंभिक गद्य लेखकों के विषय में बात की। आज हम इसी बातचीत को आगे बढ़ा रहे हैं। हिंदी गद्य के विकास में योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्तित्व। देखिए, फ्रेडरिक पिनकॉट बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। प्राय विद्यार्थी इस पर ध्यान नहीं देते। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास में उनको पर्याप्त महत्व दिया है। ये उनके महत्व को उजागर करने वाला बिंदु है। फ्रेडरिक पिनकॉट इंग्लैंड के निवासी थे। वह समकालीन सभी लेखकों भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा लक्ष्मण सिंह इत्यादि से उनका पत्र व्यवहार रहता था। राजा लक्ष्मण सिंह ने शकुंतला नाटक, देखिए कल हमने राजा लक्ष्मण सिंह और शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद की बात की। आप सभी लोग जानते हैं राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा संस्कृतनिष्ठ हिंदी, संस्कृतनिष्ठ हिंदी के लिए प्रसिद्ध है राजा लक्ष्मण सिंह। एक प्रकार से उन्होंने हिंदी के मूल स्वरूप को बचाने का प्रयास किया। राजा लक्ष्मण सिंह ने शकुंतला नाटक लिखा। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद है असल में ये। इसकी भूमिका फ्रेडरिक पिनकॉट ने लिखी। पूछा जाने जैसा प्रश्न है। शकुंतला नाटक की भूमिका फ्रेडरिक पिनकॉट महोदय ने लिखी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है उस समय के प्रत्येक हिंदी लेखक के घर में पिनकॉट साहब के 2-4 पत्र अवश्य मिलेंगे, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। दूसरे प्रमुख व्यक्ति जिन पर हम बात कर रहे हैं, बाबू नवीन चंद्र राय। बाबू नवीन चंद्र राय पंजाब में हिंदी के उत्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान बाबू नवीन चंद्र राय ने दिया। बाबू नवीन चंद्र राय ने सन 1867 में एक पत्रिका निकाली जिसका नाम है ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका। स्कूल व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में पूछा जाने जैसा प्रश्न है, ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका के संस्थापक निकालने वाले कौन हैं? तो ठीक उत्तर होगा बाबू नवीन चंद्र राय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन देखिए। यहां पर यह कह देना आवश्यक है कि शिक्षा विभाग द्वारा जिस हिंदी गद्य के प्रचार में ये सहायक सिद्ध हुए वह शुद्ध हिंदी गद्य था। शिक्षा विभाग की पुस्तकों के माध्यम से जिस हिंदी गद्य को उन्होंने स्थापित किया, आचार्य शुक्ल की राय में वो शुद्ध हिंदी गद्य है। हिंदी को उर्दू के झमेले में पढ़ने से ये सदा बचाते रहे। देखिए, इस तरह के कथनों पर जब प्रश्न बनता है और विकल्प आप लोगों को भ्रमित कर सकते हैं, राजा लक्ष्मण सिंह विकल्प में हो, नवीन चंद्र राय विकल्प में हो, तो अगर आप नहीं जानते हो तो भ्रमित करने वाला विकल्प है हिंदी को उर्दू के झमेले में पढ़ने से सदा बचाते रहे नवीन चंद्र राय जी का के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। अब देखिए, श्रद्धाराम फुल्लौरी। आचार्य शुक्ल साहित्य इतिहास में फुल्लौरी लिख गए हैं, नहीं तो श्रद्धाराम जी का नाम श्रद्धाराम फिल्लौरी है। पंजाब में कस्बा है भाई फिल्लौर, तो उनका नाम श्रद्धाराम फिल्लौरी है। पंडित श्रद्धाराम फिल्लौरी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उन्हें फुल्लौरी लिख दिया, फिर बात फुल्लौरी पर ही चल पड़ी। देखिए, पंडित श्रद्धाराम फुल्लौरी पंजाब के कथावाचक और विद्वान थे। सबसे महत्वपूर्ण बात उनके विषय में ओम जय जगदीश हरे, ये आरती जो बहुत प्रसिद्ध है, हमारे घरों में गाई जाती है, मंदिरों में गाई जाती है। ओम जय जगदीश हरे, इस आरती की रचना पंडित श्रद्धाराम फुल्लौरी ने की थी। उनका एक सिद्धांत ग्रंथ भी है, बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, वो भी सत्यामृत प्रवाह। पंडित श्रद्धाराम फुल्लौरी ने लिखा है सत्यामृत प्रवाह। और भाग्यवती उनका उपन्यास है, सामाजिक उपन्यास। कालक्रम की दृष्टि से अगर कोई प्रथम उपन्यास हो तो भाग्यवती होगा। ये अलग बात है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उन्हें मौलिक उपन्यास नहीं माना है, अंग्रेजी ढंग का उपन्यास नहीं माना है भाग्यवती को। उन्होंने परीक्षा गुरु को मौलिक उपन्यास माना है।
आगे की कक्षा हम उपन्यास विधा पर ही करेंगे, तो दोनों उपन्यास के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो भाग्यवती पंडित श्रद्धाराम फुल्लौरी जी का उपन्यास है, देखना शुरू करिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र, पहला तो उनका जीवन काल ही देखने जैसा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र केवल 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर सके। 35 वर्ष में उन्होंने हिंदी के उत्थान के लिए जो किया वो बहुत महत्वपूर्ण है। 1850 से 1885 भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन काल है। काशी के पत्रकारों और साहित्यकारों ने उन्हें भारतेंदु की उपाधि से सम्मानित किया। उनका नाम तो हरिश्चंद्र था। काशी के पत्रकारों और साहित्यकारों ने उन्हें भारतेंदु की उपाधि दी और फिर भारतेंदु नाम ही अधिक लोकप्रिय हो गया। 1868 में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कवि वचन सुधा नामक पत्रिका निकाली। देखिए, जब हम कविता का काल विभाजन पढ़ेंगे तो डॉक्टर नगेंद्र ने साहित्य इतिहास में भारतेंदु युग की समय सीमा 1868 से 1900 ईस्वी मानी है। कारण बहुत साफ है कि 1868 में भारतेंदु ने कवि वचन सुधा नामक पत्रिका निकाली। वहां से उन्होंने भारतेंदु युग को आरंभ किया और 1900 में सरस्वती पत्रिका प्रकाशित हुई। वहां भारतेंदु युग की कविता का अवसान होता है, नए ढंग की कविता आरंभ होती है। तो 1868 बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कवि वचन सुधा नामक पत्रिका निकाली। अब देखिए, 1873 में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हरिश्चंद्र मैगजीन निकाली, जिसका 8 अंकों के बाद वर्ष पूछा जा सकता है, नाम पूछा जा सकता है और कितने अंकों के नाम बाद नाम बदल दिया ये पूछा जा सकता है। 1873 में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हरिश्चंद्र मैगजीन निकाली, जिसका नाम 8 अंकों के बाद हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया। हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम बदलकर उन्होंने हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया 8 अंकों के बाद। ये बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की टिप्पणी देखिए, हिंदी गद्य का ठीक परिष्कृत रूप पहले पहल इसी चंद्रिका में प्रकट हुआ। जिस साल मैं स्कूल व्याख्याता चयनित हुआ, 13 की भर्ती परीक्षा उसको कहते, वो जो पेपर था उसमें उन्होंने पीएससी ने प्रश्न पूछा कि हिंदी गद्य का ठीक परिष्कृत रूप पहले पहल, और चंद्रिका की जगह को उन्होंने खाली कर दिया। किसमें प्रकट हुआ ऐसा प्रश्न पूछा। विकल्प में सरस्वती भी था और सरस्वती हिंदी गद्य के लिए बहुत मशहूर है, पर चूंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन था, चंद्रिका ठीक उत्तर हुआ। हिंदी गद्य का ठीक परिष्कृत रूप पहले पहल हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकट हुआ। और अगला कथन देखिए, जिस प्यारी हिंदी को, अब यह पूछा जा सकता है भाई, जिस प्यारी हिंदी को देश ने अपनी विभूति समझा, जिसको जनता ने उत्कंठा पूर्वक दौड़कर अपनाया, उसका दर्शन इसी पत्रिका में हुआ। किस पत्रिका में हुआ यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हरिश्चंद्र चंद्रिका या हरिश्चंद्र मैगजीन। 1873 का वर्ष बहुत महत्वपूर्ण, जिस साल भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कवि वचन पत्रिका निकाली। भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं, पत्रिका निकाली उन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 में। अपनी जो पुस्तक है कालचक्र, वो एक पांचांग लिख रहे थे कालचक्र, उसमें उन्होंने तारीख को बहुत महत्व दिया। उन्होंने लिखा है हिंदी नए चाल में ढली 1873 ईस्वी, और 1873 ईस्वी में उन्होंने हरिश्चंद्र चंद्रिका का प्रकाशन आरंभ किया। पहले उसका नाम हरिश्चंद्र मैगजीन रखा, फिर हरिश्चंद्र चंद्रिका। तो पूछा जाने जैसा प्रश्न है कि हिंदी भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार हिंदी नए चाल में कब ढली। 1873 में। और हिंदी नए चाल में ढली, इससे भारतेंदु का सीधा मतलब है कि इसी वर्ष हरिश्चंद्र चंद्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। हिंदी गद्य को एक नई दिशा मिली। देखिए, भारतेंदु जी ने 1874 में बाला बोधिनी पत्रिका का प्रकाशन किया। स्त्रियों के लिए नाम से ही आपको पता चलेगा, बाला बोधिनी स्त्रियों के लिए पत्रिका उन्होंने निकालनी शुरू की। और भारतेंदु हरिश्चंद्र वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित भक्त थे। वल्लभ संप्रदाय, जिसमें सूरदास और अन्य अष्टछाप कवि हैं, कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा हम पढ़ चुके हैं। मेरी आप लोगों को सलाह है कि जो पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर भेजी जाती है, जिस टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ आती, पीडीएफ का अर्थ यही है कि आप उसको हाथ से उतारिए या उसको प्रिंट लीजिए, लेकिन बार बार पढ़कर तैयार करिए। पीडीएफ भेजने का प्रयोजन यही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित भक्त थे और वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए, वल्लभ संप्रदाय के प्रचार के लिए उन्होंने
एक समाज स्थापित किया जिसका नाम है तदीय समाज। ये बहुत पूछा गया प्रश्न है परीक्षाओं में। भारतेंदु हरिश्चंद्र अपनी आधुनिकताओं के बावजूद वैष्णव भक्त थे, घोर आस्तिक व्यक्ति थे, और वैष्णव भक्त भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी धार्मिक मान्यताओं के प्रचार के लिए तदीय समाज की स्थापना की। भारतेंदु हरिश्चंद्र विलक्षण व्यक्तित्व हैं। उन्होंने नाटक लिखे और अनुदित भी किए, तो उनके अनुदित नाटकों को अलग याद करिए, मौलिक नाट्य कृतियों को अलग याद करिए। हम जब नाटक पढ़ेंगे तो और विस्तार से बात करेंगे, पर नाम कम से कम आप अभी तैयार करिए कि कौन सी रचनाएं अनुदित हैं और कौन सी मौलिक हैं। इस पर प्रश्न बनता है। विद्या सुंदर अनुदित है, रत्नावली, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, आप लोग तो इतिहास पढ़ते हैं, राजशेखर, कर्पूर मंजरी सट्टक है राजशेखर जी का। पाखंड विडंबन, मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त बहुत मशहूर हैं, और दुर्लभ बंधु, ये उनकी अनुदित नाट्य कृतियां हैं। अनुदित नाट्य कृतियां और मौलिक नाट्य कृतियां वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, प्रेम योगिनी, और प्रेम योगिनी अपूर्ण है। जब किसी बड़े लेखक की कोई रचना अपूर्ण रह जाती है उस पर सवाल बनता है। प्रेम योगिनी अपूर्ण है, आप लोगों को याद रखना है। श्री चंद्रावली, विशस्य विषमौषधम, भारत जननी, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी और सती प्रताप, ये भी अपूर्ण है। तो प्रेम योगिनी अपूर्ण है और सती प्रताप अपूर्ण है, इसको विशेष रूप से याद रखिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की मौलिक नाट्य कृतियां। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काव्य लिखा है, नाटक तो लिखे ही, उन्होंने काव्य भी लिखा। उनके काव्य कृतियों की रचना 70 है, लेकिन महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं उनको आप विशेष रूप से याद करिए। देखिए, एक लेखक की सभी रचनाएं आप याद नहीं कर सकते। आपको दो चीजें मालूम होनी चाहिए, क्या लेखक महत्वपूर्ण है और क्या रचना महत्वपूर्ण है। दोनों बातें साहित्य इतिहास में ठीक से तैयारी करने का आधार है। प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, गीत गोविंदानंद, वर्षा विनोद, विरह पचासा, प्रेम फुलवारी, वेणुगीत, उत्तरार्ध भक्तमाल। उत्तरार्ध भक्तमाल बहुत मशहूर रचना है भाई। उत्तरार्ध भक्तमाल भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की बहुत महत्वपूर्ण रचना है, विशेष रूप से याद करिएगा। भारतेंदु जी ने, भारतेंदु युग की समस्या यह है कि उनकी काव्य भाषा ब्रज भाषा थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की काव्य भाषा ब्रज भाषा थी। जब वो गद्य लिखते हैं तो खड़ी बोली में लिखते हैं, यानी नाटक लिखते हैं, निबंध लिखते हैं तो खड़ी बोली में लिखते हैं, और जब कविता करते हैं तो ब्रज भाषा में करते। तो भारतेंदु जी की काव्य भाषा ब्रज भाषा थी, पर उनकी कुछ रचनाएं हमको खड़ी बोली में भी मिलती हैं, जैसे दशरथ विलाप, फूलों का गुच्छा इत्यादि काव्य संग्रहों में खड़ी बोली हिंदी में उन्होंने कविताएं लिखी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इतिहास विषयक पुस्तकें भी लिखी है। एक तो कश्मीर कुसुम प्रसिद्ध रचना है उनकी, बादशाह दर्पण बहुत प्रसिद्ध रचना है। उनके जो अनुदित हैं उनमें से एक संस्कृत से तो अनुवाद किया ही है, संस्कृत प्राकृत बांग्ला की रचनाओं का अनुवाद तो उन्होंने किया ही, साथ ही उन्होंने शेक्सपियर के, अंग्रेजी नाटककार शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस, उनके एक नाटक का नाम है मर्चेंट ऑफ वेनिस, इसका अनुवाद भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दुर्लभ बंधु के नाम से किया। दोनों तरह से प्रश्न बनता है इस पर कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद किस नाम से किया और दुर्लभ बंधु किस लेखक के नाटक का अनुवाद है। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद है, दुर्लभ बंधु शेक्सपियर का ये नाटक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र बहुत अच्छे निबंधकार भी हैं। हम निबंधों में भी एक साथ इसी प्रयोजन से लिखा है कि अलग अलग तो हम पढ़ते हैं, नाटककार के रूप में उनको अलग पढ़ते हैं, निबंधकार के रूप में अलग पढ़ते, तो एक जगह उनको इसीलिए लिखा है ताकि आपको थोड़ा बिंब बन सके कि किन किन विधाओं में भारतेंदु हरिश्चंद्र काम करते हैं। भारतेंदु जी के निबंध संग्रहों में सबई जाति गोपाल की, मित्रता, पांचवें पैगंबर, अंग्रेज स्तोत्र, ये बहुत महत्वपूर्ण है भाई। अंग्रेज स्तोत्र जिसको पढ़ाते समय मैं महत्वपूर्ण बताऊं उसको याद रखिएगा, पीडीएफ मिले तो मार्क कर लीजिए, उसको बहुत महत्वपूर्ण समझिए। स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन और दिल्ली दरबार दर्पण, दिल्ली दरबार दर्पण भी बहुत प्रसिद्ध रचना है। इन दोनों रचनाओं को तो खास याद करिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र तो बहुत विशेष व्यक्तित्व है, तो सब कुछ उनके बारे में जानिए, पर इन दोनों रचनाओं को तो भूलिए नहीं, देखना शुरू करिए। थोड़े से अभ्यास प्रश्न भी लिखे हैं, थोड़े से अभ्यास प्रश्न भी आप लोगों के लिए किए हैं। तो देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार
आधुनिक काल की सबसे प्रधान साहित्यिक घटना क्या है? पत्रकारिता का आविर्भाव, गद्य का आविर्भाव, नाटकों का आविर्भाव और साहित्य के माध्यम से समाज सुधार। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आधुनिक काल की सबसे प्रधान घटना है गद्य का आविर्भाव। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो इस काल को नाम भी गद्य काल दिया है, नाम भी गद्य काल दिया है। उनके अनुसार गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। देखिए, भाषा योग वाशिष्ठ। भाषा योग वाशिष्ठ के लेखक कौन है? कल की कक्षा में हम लोगों ने इन पर बात की है, पीडीएफ आप लोगों के पास मौजूद है। मेरी आप लोगों को सलाह है कि आप कक्षाओं के साथ चलिए, जबकि आप लोग साथ चलेंगे, रोज का काम रोज समाप्त करेंगे, तभी आप ठीक समय पर तैयार हो सकेंगे। आप इस स्थिति में नहीं हो कि वीडियो है, पीडीएफ है, हम लोग बाद में देख लेंगे, 2 महीने बाद तो पेपर ही है। तो आप लोगों को सब काम साथ साथ करते चलना है, कक्षा के साथ साथ चलिए। कक्षाएं इसी ढंग से बनाई जाती है। बस इतना छोटा सा काम मैं कराता हूं कि आप एक दिन में आराम से पढ़ भी लें, याद भी कर लें। भाषा योग वाशिष्ठ के लेखक हैं श्रद्धाराम फुल्लौरी, पंडित दौलत राम, राम प्रसाद निरंजनी और सदल मिश्र। तो ठीक विकल्प होगा राम प्रसाद निरंजनी, भाषा योग वशिष्ठ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक, ये शब्द ध्यान देने जैसे हैं शुक्ल जी के शब्द। प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक, प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना? तो विकल्प है राम प्रसाद निरंजनी, सदल मिश्र, लल्लू जी लाल और इंशाअल्लाह खां। ठीक विकल्प होगा राम प्रसाद निरंजनी। राम प्रसाद निरंजनी की रचना भाषा योग वाशिष्ठ हमने पिछले प्रश्न में ही देखा है। उन्होंने कहा है जब तक कोई और रचना नहीं मिले, इसी को परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक और राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक मानना चाहिए। कल की जो पीडीएफ है आप लोगों के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध, उसको पढ़िए, उसमें ये समाचार लिखा है। देखिए, इंशाअल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का अन्य नाम क्या है? रानी केतकी की कहानी जो इंशाअल्लाह खां जी ने लिखी है, जिसके बारे में उन्होंने क्या नाम, उसका दूसरा नाम लिखा है? लोर कथा, प्रहलाद चरित, उदय भानु चरित या बैताल पच्चीसी। ठीक विकल्प होगा उदय भानु चरित। तो रानी केतकी की कहानी, इसका नाम है उदय भानु चरित। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस आरंभिक गद्य लेखक की भाषा को सर्वाधिक महत्व दिया है? गद्य का प्रवर्तन करने वाले 4 महानुभाव जो माने हैं, वो चारों विकल्प में हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 4 लोगों को गद्य का एक साथ प्रवर्तन करने वाले महानुभाव माना, इंशाअल्लाह खां, सदल मिश्र, सदा सुखलाल और लल्लू जी लाल। तो प्रश्न है किसकी भाषा को सर्वाधिक महत्व दिया है? उन्होंने सदा सुखलाल की भाषा को सर्वाधिक महत्व दिया है। ऐसा लिखा है कि उसमें सदा सुखलाल की साधु भाषा अधिक महत्व की है। सदा सुखलाल की साधु भाषा उसमें से अधिक महत्व की है। अगला प्रश्न देखिए, हमने इसी कक्षा में इस प्रश्न पर बात की है कि भाग्यवती उपन्यास के लेखक हैं। भाग्यवती उपन्यास के लेखक कौन है? श्रद्धाराम फुल्लौरी, लाला श्रीनिवास दास, पंडित दौलत राम या राम प्रसाद निरंजनी। ठीक विकल्प होगा पंडित श्रद्धाराम फुल्लौरी। भाग्यवती 1877 में प्रकाशित हुआ। ओम जय जगदीश हरे आरती भी श्रद्धाराम फुल्लौरी ने लिखी। भाग्यवती के अलावा सत्यामृत प्रवाह, ये भी पूछे जाने जैसी किताब है। धार्मिक विषय की किताब है पर गद्य के विकास में बहुत महत्वपूर्ण है सत्यामृत प्रवाह। अगला देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र किस वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित थे? किस वैष्णव संप्रदाय में भारतेंदु हरिश्चंद्र दीक्षित थे? वल्लभ संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय या निम्बार्क संप्रदाय। ठीक विकल्प होगा वल्लभ संप्रदाय। और आप लोग जानते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने वैष्णव संप्रदाय की अपने सिद्धांतों के लिए, उसके प्रचार के लिए तदीय समाज की स्थापना की। तदीय समाज क्यों स्थापित हुआ, इस पर भी प्रश्न हो सकता है। वो अपने सिद्धांतों के प्रचार के लिए उन्होंने स्थापित किया। देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली? हिंदी नई चाल में कब ढली?
विकल्प हैं 1873 ईस्वी, 1874 ईस्वी, 1868 ईस्वी और 1875 ईस्वी। समझिए इसको आप। ठीक विकल्प होगा 1873 ईस्वी। 1873 ईस्वी ठीक विकल्प है। उस साल भारतेंदु जी ने हरिश्चंद्र मैगजीन, जिसका नाम बाद में हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया था, प्रकाशित करनी शुरू की। कालचक्र में उन्होंने लिखा है हिंदी नए चाल में ढली 1873 ईस्वी। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि हिंदी गद्य का प्रथम परिष्कृत रूप पहल हरिश्चंद्र चंद्रिका में ही प्रकट हुआ। अगला प्रश्न देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की मौलिक नाट्य कृति नहीं है, इनमें से कौन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की मौलिक नाट्य कृति नहीं है? भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, विद्या सुंदर या भारत जननी। इन चारों रचनाओं में से मैंने आपको कहा है मौलिक या अनुदित पर प्रश्न पूछे जाएंगे। विद्या सुंदर मौलिक नहीं है, ये एक अनुदित नाटक है। तो ये आज हमने हिंदी गद्य के उद्भव और विकास को समाप्त किया है। आप लोग इस पीडीएफ को बार बार पढ़िए, वीडियो को देखकर अपनी समझ विकसित कीजिए। आगे की कक्षा हम हिंदी उपन्यास और दूसरी अन्य गद्य विधाओं पर करेंगे। आप सभी लोगों को बहुत धन्यवाद।